गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर और पेरियार की विचारधारा पर चलने वाली बसपा की स्थापना का मकसद था करीब 6000 पिछड़ी जातियों को जोड़कर लुटियंस दिल्ली में पड़ी 545 सीटों पर अपना अधिकार करना, बहुजनों की जमीन को हासिल करना। बहुजन वो लोग जिनकी संख्या इस देश में ज्यादा है, यानी ओबीसी, एससी और एसटी। कांशीराम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं से प्रेरित थे। बसपा की स्थापना की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि उच्च जाति के हिंदुओं, विशेष रूप से ब्राह्मणों के साथ साथ समाज के कुलीन वर्गों द्वारा प्रचलित मनुवादी सोच के खिलाफ अपनी आवाज मजबूत की जा सके। लेकिन बसपा से पहले बामसेफ की स्थापना हो चुकी थी, जिसका काम था दलितों, कर्मचारी पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना। बामसेफ का मकसद कभी राजनीति में नहीं आना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांशीराम ने बामसेफ के बाद बसपा का गठन कर दिया और राजनीति में प्रवेश कर दिया। क्यों कांशीराम को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया था, कैसे और क्यों बना बामसेफ, क्यों कांशीराम और मायावती को लेकर पार्टी के नेता छोड़ रहे थे बसपा का साथ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने का दावा करने वाली पार्टी बसपा की स्थापना कब, कैसे और कहां हुई, राजनीतिक पार्टियों के बनने की नई सीरीज के इस पहले एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन यानी बामसेफ, इसके बनने को लेकर एक कहानी है। जयपुर के रहने वाले थे दीना भाना। पुणे की गोला बारूद बनाने वाली एक कंपनी में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें कंपनी के स्टाफ को लेकर नाराजगी थी क्योंकि उन्हें आंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी नहीं दी जाती थी। दीना भाना को यह रास नहीं आया। उन्होंने विद्रोह करने की ठानी और अपने एक साथी बीके खापर्डे के साथ मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन दोनों को काम से निकाल दिया गया। दीना भाना वाल्मीकि थे जो महार जाति से आते थे, और उसी दफ्तर में काम कर रहे थे कांशीराम जो चमार जाति से आते थे। उन्हें जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर जयंती पर छुट्टी न देने वाले व्यक्ति की जब तक छुट्टी न कर दें तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे। अब हुआ यूं कि जिस अधिकारी ने छुट्टी नहीं दी थी, कांशीराम ने उनके साथ मारपीट कर दी, मगर हासिल कुछ खास नहीं हो सका। उन्हें भी सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। इस घटना से कांशीराम अंदाजा लगा रहे थे कि वर्क प्लेस पर अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो पूरे देश में दलितों और पिछड़ों को वर्क प्लेस पर किस तरह का अपमान सहन करना पड़ता होगा। दीना भाना और खापर्डे दोनों ने मिलकर काफी सोच विचार किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि एक संगठन बनाया जाए जिसका नाम हो बामसेफ। 6 दिसंबर 1978 को आधिकारिक तौर पर यह संगठन बनाया गया और कुछ समय बाद कांशीराम को भी इसमें शामिल कर लिया गया। हालांकि कुछ लोग इसका निर्माण 1971 भी मानते हैं। बामसेफ में शामिल होने के बाद कांशीराम इस संगठन में तीसरे नंबर के नेता बने, लेकिन अपने भाषणों और लोगों को अपनी बातों से आकर्षित करने के हुनर ने उन्हें जल्द ही बामसेफ में पहले दर्जे का नेता बना दिया था। बामसेफ के जरिए देश के तमाम दलित पिछड़े कर्मचारियों के लिए काम किया जाता रहा और फिर 3 साल बाद इसी दिन 6 दिसंबर 1981 को DS4 की स्थापना की गई। DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। DS4 का नारा था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। DS4 के नाम कांशीराम ने एक साइकिल मार्च निकाला। वो साइकिल से 7 राज्यों में लगभग 3000 किलोमीटर घूमे और सामान्य जाति के खिलाफ नारों के जरिए उन्होंने दलितों और पिछड़ों को जोड़ने का काम किया। DS4 का उद्देश्य भी यही था कि बहुजनों को कैसे जोड़ा जाए। उत्तर भारत में जब लोग उनके मिशन से जुड़ने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ संगठन बनाकर दलित पिछड़ों की आवाज बनने से कोई स्थायी निवारण नहीं होगा। बड़े बड़े अफसरों के दफ्तर के चक्कर काटकर वंचितों का भला नहीं होगा। अब जरूरत है कि देश का सबसे बड़ा वर्ग सत्ता अपने हाथ में ले, और ऐसा तभी हो सकेगा जब निर्माण होगा एक राजनीतिक पार्टी का, निर्माण बहुजन समाज पार्टी का। चर्चाएं हुई और इसके बाद एक दिन चुना गया 14 अप्रैल, बाबा साहेब की जयंती। वक्त था 1984 का। प्रधानमंत्री की हत्या और सिख दंगों में देश में तनाव का माहौल था। ऐसे में समय काफी मुफीद था एक पार्टी के निर्माण का। कांशीराम ने बसपा का गठन यह कहते हुए किया कि राजनीतिक सत्ता हासिल करके ही दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म किया जा सकता है। बसपा के पहले अध्यक्ष कांशीराम खुद बने और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके पास कमी थी एक ऐसे चेहरे की जो भीड़ इकट्ठा करने वाला बनता। ऐसे में कांशीराम की भेंट हुई एक लड़की से जो दलित विचार के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रख रही थी। वो कोई और नहीं, वो थी बहन मायावती।
आईएएस बनने का सपना देख रही मायावती को राजनीति के लिए मनाना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन ये काम कांशीराम कर चुके थे। 27 साल की मायावती को पार्टी का दूसरे नंबर का नेता चुन लिया गया। पार्टी गठन के बाद 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने थे। चुनाव बसपा के लिए मुफीद नहीं रहा। फिर एक मौका आया अपनी पहचान दर्ज करने का, जब 1988 में इलाहाबाद में उपचुनाव कराए जाने थे। दरअसल हुआ यूं कि उस वक्त यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे वीपी सिंह और राजीव गांधी से नजदीकियां होने के कारण 1984 से यहां से सांसद थे अमिताभ बच्चन। वीपी सिंह इस सीट से अपने आदमी केपी तिवारी को लड़ाना चाहते थे और उन्हें टिकट मिल भी गया था, लेकिन उन्हें नाम वापस लेना पड़ा क्योंकि राजीव गांधी अमिताभ को एमपी बनाना चाहते थे। इसलिए अमिताभ बच्चन से उनके रिश्ते तल्ख हो चले थे। वित्त मंत्री का पद संभाल रहे वीपी सिंह ने अंदर ही अंदर से अमिताभ के लिए काम करना मुश्किल कर दिया और अमिताभ को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ गया। दूसरी तरफ बोफोर्स घोटाले में बदनामी होने की वजह से वीपी सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। सीट पर उपचुनाव हुए तो कांशीराम ने इस सीट से चुनाव लड़ने की ठानी और उनके सामने थे निर्दलीय खुद वीपी सिंह और कांग्रेस के एस शास्त्री। नतीजे आने के बाद हालांकि बसपा की हार हुई, वीपी सिंह जीत गए, लेकिन घर घर तक बात पहुंचने लगी कि बहुजन समाज पार्टी का उदय हो रहा है, कोई बहुजनों की बात कर रहा है। बसपा को पहली सफलता का बेसब्री से इंतजार था, जो अगले ही साल 1989 में पूरा होने जा रहा था। लोकसभा चुनाव हुए और बसपा ने 3 सीटें जीत ली। बिजनौर से मायावती। मैं कुमारी मायावती जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव और पंजाब के फिलौर लोकसभा सीट से हरभजन लखा जीत जाते हैं। सफलता तो थी, लेकिन साथ में एक दुख भी था। दुख, कांशीराम लगातार अपना तीसरा चुनाव हार चुके थे। अब इसी साल एक और बड़ी चुनौती नजदीक थी। 1989 में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहे थे। मायावती साइकिल से दलितों और पिछड़ों की बस्ती जा जाकर प्रचार कर रही थी। वो लोगों को जगा रही थी कि 30% लोगों ने 70% लोगों का हक मार रखा है। वो जिस चौराहे पर भाषण देती, वहां सुनने वालों का जमावड़ा लग जाता था। यूपी विधानसभा चुनाव हुए और एक बार फिर बसपा को बड़ी सफलता हाथ लग गई। बसपा अब राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखी जा रही थी और रफ्तार से लोगों के बीच पहुंच रही थी। यूपी ही नहीं, पंजाब और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा कर रही थी। पार्टी में मायावती का कद बढ़ रहा था और यह पार्टी के अन्य सदस्यों के लिए सही नहीं था, उन्हें बहुत खल रहा था। पार्टी में दरार आने लगी। नेता नाराज थे क्योंकि कांशीराम मायावती पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा कर रहे थे। यह नाराजगी इतनी बड़ी कि कुछ नेताओं ने तो पार्टी से किनारा ही कर लिया। बहुत सारे साथी मायावती के खिलाफ हो गए थे। उस दौरान कई लोग कानाफूसी करते कि पता नहीं क्यों कांशीराम मायावती को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, ये एक दिन पार्टी को खत्म कर देगा। लेकिन इन सब के बावजूद कांशीराम मायावती का समर्थन करते रहे। 1991 के लोकसभा चुनाव में बसपा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब से एक सीट जीतती है और इस बार कांशीराम जी उत्तर प्रदेश की इटावा से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। ये सारी सफलताएं 1993 की सफलताओं के सामने छोटी थीं, जब बसपा को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 67 सीटें मिल जाती हैं। इस चुनाव से पहले अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को उग्र कारसेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। भारत की राजनीति में 1990 के दशक को मंडल और कमंडल की राजनीति के रूप में जाना जा रहा था। राम रथ पर सवार भाजपा कांग्रेस का किला ध्वस्त करने में लगी थी। वहीं मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़ी जातियां राजनीति में अपना हिस्सा मांग रही थीं। कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो चुकी थी और अब तक मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का निर्माण कर चुके थे, जो भाजपा के इस राम रथ को रोकने के लिए बसपा के साथ गठबंधन में लड़ रही थी, जो अपने आप को दलित पिछड़ों का गठबंधन बता रही थी। भाजपा इस चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाती है और 1993 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 177 सीटें जीत जाती है, मगर ये आंकड़ा सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। 1993 के चुनाव में बसपा सपा गठबंधन और भाजपा को मिली सीटों में सिर्फ 1 सीट का अंतर था। बसपा इस चुनाव में 67 सीट और सपा 109 सीट जीतती है और तब एक नारा पूरे उत्तर भारत में बहुत जोरों से चला, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। सपा बसपा गठबंधन अन्य के साथ मिलकर सरकार बना लेता है और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। कांशीराम ने दोनों पार्टी के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए मायावती को जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि सपा और बसपा ने सरकार बना तो ली, लेकिन दोनों पार्टी दलित पिछड़ों को अपना आधार मानकर चल रही थी। ऐसे में इस महागठबंधन का टिकना काफी मुश्किल था। साल बीतते गए और गठबंधन में दरारें पड़ने लगीं। कांशीराम का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फिर आया 23 मई 1995 का दिन।
मुलायम सिंह यादव कांशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन कांशीराम ने मना कर दिया। इन सब के बीच कांशीराम भाजपा के साथ एक गुप्त समझौता करने में कामयाब रहते हैं। कांशीराम फोन करते हैं बीजेपी नेता लालजी टंडन को। फोन पर बात हुई बीजेपी बसपा गठबंधन को लेकर। इसके बाद 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंचती हैं और सपा बसपा के 1.5 साल पुराने गठबंधन को खत्म करने की जानकारी राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भेज देती हैं। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मायावती सपा से समर्थन वापस लेने के साथ ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देती हैं। फिर आता है 2 जून 1995 का दिन, यूपी के राजनीतिक इतिहास का काला दिन, जब मायावती लखनऊ के एक स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापसी की सूचना से आग बबूला हुए सपा समर्थक गेस्ट हाउस पहुंच रहे थे। इन समर्थकों के पास एक टास्क था। उस समय बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर सपा के समर्थन में आ चुके थे, लेकिन दल बदल कानून कहता है कि किसी पार्टी के 1/3 विधायक पार्टी छोड़कर जाना चाहें तभी जा सकते हैं। बसपा के 67 में से कम 1/3 का मतलब था 23। सपा समर्थकों पर टास्क था कि कुछ विधायकों को समझाकर अपनी तरफ कर लिया जाए, मगर बात नहीं बनी। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान बताते हैं कि कांशीराम मानते थे कि दलितों के अत्याचार को रोकने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है, फिर चाहे किसी के भी साथ रहें, लेकिन क्या उसके साथ भी जो दलितों के अत्याचारों का सबसे बड़ा कारण हो। अस्पताल में भर्ती कांशीराम मायावती को एक कागज देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनोगी। फिर दिन आता है 3 जून 1995। इस दिन मायावती मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर देश में पहली दलित मुख्यमंत्री बन जाती हैं। भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन करती हैं, लेकिन मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद बसपा में कांशीराम की लोकप्रियता गिरती जा रही थी। हालांकि मायावती का यह कार्यकाल महज 4 महीने ही रहा। भाजपा ने 136 दिनों में ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अक्टूबर 1995 से लेकर मार्च 1997 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। फिर 1997 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कराए गए। इस चुनाव में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बसपा ने इस चुनाव में भी 67 सीटें जीती। राज्य में एक बार फिर बसपा और भाजपा साथ आए, लेकिन इस बार यह समझौता हुआ कि दोनों पार्टी 6-6 महीने के अंतराल में मुख्यमंत्री बनाएंगी। समझौता तय होने के बाद 21 मार्च 1997 को मायावती उत्तर प्रदेश की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन समझौते के तहत मायावती को 6 महीने में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती है। इसके बाद भाजपा की ओर से कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अब 6-6 महीने का खेल कब तक खेला जाता। मायावती और भाजपा के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बसपा ने आखिरकार अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन कल्याण सिंह की सरकार विधायकों के जोड़ तोड़ से बनी रही। इन सब के बीच 1997 में बसपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका था, क्योंकि पार्टी की उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी वोट शेयर बढ़ चुका था। 1998 के मध्यवर्ती लोकसभा चुनाव में बसपा फिर से 5 सीट जीत जाती है। मायावती भी उत्तर प्रदेश की अकबरपुर सीट से जीतकर एक बार फिर लोकसभा के लिए चुनी जाती हैं। 1998 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। तब भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का गठन होता है। भाजपा 13 दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती है और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन अप्रैल 1991 में AIADMK सरकार से समर्थन वापस ले लेती है। कहा जाता है कि मायावती ने अटल को भरोसा दिलाया था कि वे उनकी सरकार बचाने में मदद करेंगी। मायावती ने लोकसभा में कहा था कि उनकी पार्टी अटल सरकार के खिलाफ लाए गए विश्वास पत्र के न तो पक्ष में वोट करेगी न विपक्ष में वोट करेगी। लेकिन जब वोटिंग होती है तो सीन बदल जाता है। बसपा सांसद सरकार के खिलाफ वोट कर देते हैं और सिर्फ एक वोट से अटल सरकार गिर जाती है। इसके बाद मायावती मीडिया से रूबरू होती हैं और कहती हैं, ये भाजपा ने जो उत्तर प्रदेश में हमारे साथ किया था उसका जवाब है। यानी मायावती यहाँ गेम खेल जाती हैं। इसके बाद होते हैं 1999 के लोकसभा चुनाव, जिसमें बसपा 14 सीटों पर जीत दर्ज करती है। ये सभी सीट उत्तर प्रदेश की होती हैं। मायावती एक बार फिर अकबरपुर से जीत जाती हैं। साल 2001 आते आते कांशीराम मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें बसपा 98 सीट हासिल करती है। इस चुनाव में भी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता। समाजवादी पार्टी 143 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन किस्मत मायावती के साथ हो जाती है। भाजपा बसपा को समर्थन देकर मायावती को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना देती है। मायावती जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो इस बार बीजेपी उनके साथ खेल कर देती है। उनका सामना भ्रष्टाचार के आरोपों से होने लगता है। तब ताजमहल के पीछे यमुना नदी के तल में एक गैर कानूनी गलियारा बनाने की बात सामने आती है। मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल होता है और राज्य सरकार के अधिकारियों पर CBI जांच बैठा दी जाती है।
मायावती को भी इसकी भनक लग जाती है कि उनकी सरकार अब गिरने वाली है। वो इस दौरान केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देती हैं और अगस्त 2003 में खुद अपनी ही सरकार गिरा देती हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा के अनुसार कांशीराम का मानना था कि जितनी बार चुनाव होगा बसपा को उतना ही फायदा होगा। कांशीराम की रणनीति यही थी कि जितनी बार बसपा की सरकार गिरेगी उसका वोट बैंक और भी ज्यादा मजबूत होगा। 2003 में कांशीराम स्वास्थ्य कारणों से पार्टी और राजनीति से दूर होने लगते हैं। 18 सितंबर 2003 को मायावती बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी जाती हैं। साल 2004 लोकसभा चुनाव में बसपा 19 सीट जीत जाती है और केंद्र सरकार में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूपीए का समर्थन कर देती है। मायावती अकबरपुर से तीसरी बार सांसद बन जाती हैं और फिर दिन आता है 9 अक्टूबर 2006। दलित राजनीति का सबसे बड़ा मोहरा थक जाता है। माननीय कांशीराम जी का निधन हो जाता है। गौरतलब है इसके अगले साल यानी 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। 2007 के चुनाव में बसपा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है। यह पहली बार था कि बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेती है। बसपा ने इस चुनाव में 206 सीटें जीती। मायावती उत्तर प्रदेश की चौथी बार मुख्यमंत्री बनती हैं। मायावती विधान परिषद से चुनकर आती हैं और पहली बार वो अपना मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 5 साल पूरे करती हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव होते हैं और बसपा चुनाव में 21 सीटें जीत लेती है, 20 उत्तर प्रदेश में और 1 मध्य प्रदेश में। मायावती मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले गठबंधन यूपीए को बाहर से फिर से समर्थन दे देती है। 2012 तक मुख्यमंत्री रही मायावती के साथ विवाद उनके साथ बने रहे, कभी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से जुड़ा घोटाला या फिर कभी ताज कॉरिडोर। मायावती की लोकप्रियता में अब गिरावट आ रही थी, जिसका असर 2012 के विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। चुनाव में मायावती का हमलावर तेवर नजर नहीं आ रहा था। युवा अखिलेश यादव की आंधी के सामने बसपा टिक नहीं पाई और सिर्फ 80 सीट पर ही सिमट गई। बसपा को 2007 के मुकाबले 126 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद बसपा को एक बड़ा झटका 2014 के लोकसभा चुनाव में लगा। इस चुनाव में बसपा खाता तक नहीं खोल पाई। बीते 25 सालों में बसपा के लिए यह सबसे बड़ी हार थी। हार का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा को सिर्फ 19 सीटें मिली। भाजपा के सामने मायावती की सभी रणनीति फेल हो गई थी। इसके बाद मायावती ने अपने रणनीति में बदलाव करते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन ने उस दौर की याद दिला दी जब कांशीराम और मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन इस चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी मैदान में थी और इस गठबंधन से बसपा को ही फायदा मिल सका। 2014 के लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमटने वाली बसपा 2019 के चुनाव में 10 सीट जीत जाती है। चुनाव के 6 महीने बाद ही यह गठबंधन भी टूट जाता है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 सीट पर सिमट जाती है। मतलब साफ था, मायावती और बसपा से लोगों का विश्वास खत्म हो रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा 2014 की तरह खाता भी नहीं खोल पाती। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा ने इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इससे पहले 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बसपा ने शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इससे बसपा को कुछ फायदा नहीं मिला। 11 अक्टूबर 2024 को मायावती ने ऐलान किया कि बसपा अब किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हरियाणा में मिली हार के बाद मायावती ने एक्स पर लिखा, यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में बसपा का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उन पार्टियों में अपना वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता, जिससे हमारे बहुजन मूवमेंट को नुकसान हो रहा है। हरियाणा चुनाव में अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला। इससे पहले पंजाब में भी ऐसा ही देखा गया था। हरियाणा और पंजाब में चुनाव के अनुभव के मद्देनजर समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया कि अब बसपा क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी। अब आगे देखना होगा कि बसपा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर पाती है या फिर पार्टी के लिए स्थिति और खराब हो जाती है। कब और कैसे बनी राजनीतिक पार्टियों की इस सीरीज में यह था पहला एपिसोड। अच्छा लगा हो तो अपना समर्थन कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। अगले एपिसोड में किस पार्टी के बनने की कहानी जानना चाहते हैं, अपना सुझाव जरूर दें। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।